हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। अब सर सिलेबस अब अपना फिनिशिंग मोड पे, नहीं फिनिशिंग मोड नहीं बोलेंगे, चैप्टर आज फिनिशिंग मोड पे है। सिलेबस सर चौथा 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 चैप्टर, फोर्थ चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है आज। और आज इस चैप्टर में बहुत कुछ तूफानी होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने करा है रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस और बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, अच्छी बात है। देखो, मैं ऐसा नहीं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुम्हें क्वेश्चंस करना अच्छा लगेगा। जब पढ़ के आओगे तो रिवीजन करके आओगे तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे मजा आएगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि जितना हो सकता है उतना पॉसिबली यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, साइड बाय साइड, साथ में साथ आप डीपीपी के भी क्वेश्चंस करो। कुछ लोगों को यह भी दिक्कत है कि डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बेटा, डीपीपी के क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं ना, तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लो कि सर यार मैंने अभी जस्ट पढ़ा है और उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, इसका मतलब मुझे रिवीजन करना है, मुझे कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे तरीके से समझना है और ट्राई करना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो उस टाइम अच्छे से अटेम्प्ट हो। डीपीपी के आप सॉल्यूशन देख लो, डीपीपी के हिंट देख लो, और उसके बाद भी अगर आप समझ रहे हो, उसके बाद भी अपने अंदर अगर चेंजेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक बार एक लाइन बोलते हैं, बार बार एक लाइन होती है हमारे यहाँ कि हम सीधे सीधे बात बोलते हैं कि यार देखो, दो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो सक्सेसफुल बच्चा है, वो दो टाइप से पेपर्स को देखता है, दो टाइप से क्वेश्चंस को देखता है। कभी भी ना अपने ईगो से कनेक्ट मत करो। जब आप पढ़ रहे हो तब आपको ईगो से कनेक्ट नहीं करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस दो ही चीजें करती है अपनी जिंदगी में, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस का दो ही मोटो होता है तुम्हारी लाइफ में। या तो तुम्हारा नॉलेज चेक करके जाएगी, या तो तुम्हारा नॉलेज चेक करके जाएगी, या फिर तुम्हें नॉलेज दे के जाएगी। अगर आप इस मोटो के साथ अटेम्प्ट करते हो ना, आप इस मोटो के साथ अगर पेपर्स अटेम्प्ट करते हो, इस मोटो के साथ आप डीपीपी अटेम्प्ट करते हो, तो भैया आपको हमेशा हमेशा कोई भी सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। हर एक टाइम आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे, क्योंकि आप दो ही तरीके से सोचोगे ना कि यार ये क्वेश्चन, हाँ यार ये क्वेश्चन होता है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छा यार पढ़ता हूँ क्या चीज है, अच्छा इसका सॉल्यूशन, हाँ यार ये सोचना है। ये तरीका होता है। ट्राई करो, अभी टाइम है। बार बार बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ कि सर, अच्छा मैं तो देखता हूँ कभी कभी चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में ना, कुछ लोग सर सिलेबस कब होगा। अरे भाई, तू सिलेबस की टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे साथ लगे तो है हम लोग भी। देखना अपने पास जितना हो सकता है फास्ट चल रहे। हाँ, कुछ लोग सर बहुत फास्ट हो जाता है, दो टाइप के लोग अपनी ही क्लास में। अब दो कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ बोलते हैं बहुत स्लो हो रहा है सर, हमारा सिलेबस रह जाएगा। दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, इट इज द, हमें डिसाइड करने दो। हम लोग जिस स्पीड में चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में बहुत ही प्रॉपरली एक्सपीरियंस के साथ टॉपिक्स बनाए गए हैं। चैप्टर्स को लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। सबको ये डिवाइड कि हाँ यार ये 4 लेक्चर में होगा, वो 3 लेक्चर में होगा, वो 2 लेक्चर में होगा। हम अपने प्लानर के हिसाब से हम अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे। अब आपकी जिम्मेवारी है कि उस प्लानर के हिसाब से आप अपने सिलेबस को फिनिश करते हो या नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आता है या नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। बार बार बोल रहा हूं सर, चैप्टर जैसे आज मैं ये खत्म कर दूंगा चैप्टर, मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन ये मेरी तरफ से होगा। अगली क्लास में जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा ना, अगली क्लास में जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें से 10 में से 5 में से कितने सही कितने गलत हो रहे हैं, ये देख के बताना कि हाँ सर मेरा चैप्टर फिनिश हो रहा है या नहीं, मेरे साथ साथ मेरा चैप्टर फिनिश हो रहा है या नहीं, ये डिसाइड कर लेना। पक्का? तो अगली क्लास से हम लोग सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। आज की क्लास में क्या है, लास्ट क्लास में हमने पहले कुछ पढ़ा है, उसको पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। लास्ट क्लास में क्या, सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे, आज मैं रिवीजन सब टाइप के कराऊंगा। आज मैं रिवीजन तीनों टाइप के कराऊंगा, मतलब दो टाइप के। पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कराऊंगा और प्लस फॉर्मूलाज रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि आज इस चैप्टर में बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत दर्दनाक दर्दनाक होंगे। आज सर सारे के सारे चैंपियन बन के बाहर निकलेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज के बाद इस चैप्टर का कोई डर ना रहे अपने अंदर। बस क्वेश्चंस देखेंगे, सीखेंगे, करते चलेंगे। पक्का? चलो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बार बार हो गया है, तो मैं वहां से ना स्टार्ट करके मैं किससे स्टार्ट करता हूं, सॉलिबिलिटी से। सॉलिबिलिटी में पहली बात करी थी सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की, और इसके फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते।
सॉलिड इन लिक्विड के फैक्टर्स देखे थे। अब ध्यान से फटाफट मेरे साथ साथ रिवाइज करना। सॉलिड इन लिक्विड के फैक्टर्स देखे थे। पहला फैक्टर देखा था कि सर नेचर ऑफ सॉलिड कैसा है, सर नेचर ऑफ सॉलिड कैसा है, सर पोलर है, नॉन पोलर है, कोवेलेंट है, नॉन कोवेलेंट है, कैसा है, आयनिक है, किस तरह का है। फिर हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा था। बेटा अब अपने को बार बार ये चीजें देख लेना, नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर देखा था कि सर टेम्परेचर का रोल देखा था कि एंडो होगा तो सर टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंडो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भैया ये सब चीजें ना अब रिलेट करते चलो। सर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, सर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, तो पहला टॉपिक सॉल्युबिलिटी का फिनिश हो गया। फिर दूसरा टॉपिक लेके आए, सॉल्युबिलिटी के अंदर दूसरा टॉपिक लेके आए। दूसरा टॉपिक क्या था सर, गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। गैस इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में पहला चीज जो आई थी, पहली चीज जो आई थी मेरी लाइफ में वो क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, अपनी हाई हो जाएगी। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। दूसरी बात सर, अगर मैं बात करूं कि सर सॉल्युबिलिटी जो होगी इसकी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर को ही हम लोग एक नाम देते थे एंड दैट इज नोन एज हेनरीज लॉ। इसी को हम लोग नाम देते थे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता था कि सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K काई, P इज इक्वल्स टू KH इनटू काई। सर ये सब चीजें हमने करी थी कि सर अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फटाफट रिवाइज करो, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। फिर क्या बोला गया कि सर इसमें ना इसके एप्लीकेशन देखो, तो हमने बोला था कि सर दो बीमारियां होती हैं, एक बेंड्स होता है, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, हीलियम डाल दिया था, कितना 11.2%। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक प्रॉब्लम होती है हाई एल्टीट्यूड्स पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया को अवॉइड करते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स पे जो प्रॉब्लम आती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रॉब्लम जो आती है उसी को नाम रख देते हैं एनॉक्सिया। फिर हमने कुछ बातें करी थी कि सर जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं वो किस में कंफर्टेबल होती हैं, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये भी पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं वो सारे के सारे कहाँ पीते हैं, लो टेम्परेचर पे। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर प्रिफर्ड एट लो टेम्परेचर। तो ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने कि लो टेम्परेचर प्रिफर होता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि बेंड्स हो गया, ये हेनरीज लॉ हो गया। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन भी पढ़ी थी हम लोगों ने। अरे भैया ये सब याद करो, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ा था। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या थी सर, याद करना। ये हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या बता रहा था कि सर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, गैस प्लस लिक्विड आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, डू नॉट रिएक्ट, ये आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, आयनाइज नहीं होनी चाहिए। अरे याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा भाई, देख लो पक्का। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर हम लोग बात करते थे लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। लिक्विड के सॉल्यूशन में आ गए। लिक्विड के सॉल्यूशन में आए तो भाई साहब यहां पे अपने पास सबसे पहले कौन आया, राउल्ट्स लॉ आया। यहां पे कौन आया, राउल्ट्स लॉ आया। देख भाई आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, साथ साथ में ऐसी आदत तुम भी डालो, यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। बार बार इसको लिखो, खुद से ट्राई करो। यहां क्या बोला गया, P1 इज काई1, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू काई1। सर P2 की बात करें तो P2 भी क्या हो जाएगा, P2 नॉट काई2। सर यहां पे P टोटल की बात करेंगे तो P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, या फिर P1 नॉट काई1 प्लस P2 नॉट काई2 हो जाएगा। या फिर अगर मैं बात करूं P1 नॉट प्लस P2 नॉट, P1 नॉट इधर क्या हो जाएगा, इधर काई1 और इधर क्या हो जाएगा, सॉरी काई1 कह रहा हूं,
इधर Chi2, यहाँ P2 नॉट माइनस P1 नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 नॉट प्लस Chi1, और ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P2। सर अगर इन वेपर फेज कोई कंपोजिशन पूछता है, इन वेपर फेज कोई कंपोजिशन पूछता है राउल्स लॉ में, तो Y1 इज नथिंग P1 अपॉन P टोटल, और Y2 क्या हो जाएगा वेपर फेज में P2 अपॉन P टोटल। अरे भैया ये सब याद आ रहा है, लास्ट क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ रहे हैं, ये देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में। फॉर्मूलाज याद है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं सर। फिर हम लोगों की जिंदगी में आ गया था एक आइडियल सॉल्यूशन और एक आ गया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा, जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडियल। डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ उसको हम लोग क्या बोल देंगे नॉन आइडियल। अरे राउल्स लॉ फॉलो करने वाला कैसा होता है सर, राउल्स लॉ फॉलो करने वाला ऐसा होता है सर, राउल्स लॉ फॉलो करने वाला ऐसा होता है, उसका सब कुछ क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन 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 अगर राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो या तो वो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। ये देख लो अपने पास यही होगा शायद, डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। सर ये सब कुछ क्या होगा आइडियल में। नॉन आइडियल में क्या होगा सर, पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए, सर पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी। सर ये सब कुछ इक्वल नहीं होगा। पी टोटल, सर ये पी टोटल क्या होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, और इसको सर देख लो पी टोटल। सर डेल्टा एच मिक्सचर की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये सारी कहानी होगी पक्का। तो सर ये अपने पास, उसके बाद ग्राफ याद करो, तो इसका ग्राफ बनाया था मैंने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाना है, जोड़ दो, ये काई ए 0 काई बी 1, सर यहाँ काई ए 1, यहाँ काई बी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पी नॉट ए, यहाँ पी नॉट बी, और इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा पी टोटल हो जाएगा। ये सर आइडियल इक्वेशन का ग्राफ था। नॉन आइडियल में यही ग्राफ क्या हो जाएगा सर लीनियर नहीं फ्लक्चुएट करेगा। यही ग्राफ जो आप सोच रहे हो, यही ग्राफ जो आप सोच रहे हो सर, यही ग्राफ जो आप सोच रहे हो वो कैसा फ्लक्चुएट करना शुरू होगा, वो कैसा फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा, वो ऐसा फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ऐसा फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा। वो कैसे फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, तो ऐसे फ्लक्चुएशन दिखाएगा। इसी को क्या बोल देंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में बात करें तो नॉन आइडियल का रीजन क्या था, नॉन आइडियल का रीजन क्या था याद करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का रीजन लिखूं तो नॉन आइडियल में आइडियल में डिफरेंस था। आइडियल में क्या होता है सब कुछ ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, नॉन आइडियल में ऑलमोस्ट बराबर नहीं होता, चेंजेस हो जाते हैं। बॉन्डिंग या तो बहुत तगड़ी हो जाती है या बॉन्डिंग बहुत कम हो जाती है। तो नॉन आइडियल के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप का डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन था, एक नेगेटिव डेविएशन था। एक पॉजिटिव डेविएशन था, एक नेगेटिव डेविएशन था। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो वैल्यू आप सोच रहे हो उससे ज्यादा आ जाए। जो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में जो आप सोच रहे हो उससे कम आ जाए। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अब देखो अपने पास यहां पे डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0, यहां डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0। सर यहां पे सर ए ए और बी बी का जो बॉन्ड होगा वो सर क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो क्या होगा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू ए बी। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सर ए का और बी का और बी का सर ये क्या हो जाएगा लेस देन ए बी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पड़ी थी। ग्राफ में देखोगे यहां डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0 और एक डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0। एक बच्चा पूछ रहा था सर लास्ट क्लास में कि सर जो राउल्स लॉ नहीं फॉलो करेगा उसका वॉल्यूम आपने इक्वल टू 125 क्यों नहीं लिया। इक्वल होगा ना, अगर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था 125 ml अगर ले लेता, 125 ml अगर ले लेता तो भैया वो क्या हो जाता आइडियल हो जाता। और आइडियल क्या होता है राउल्स लॉ को फॉलो करता है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हूं, इसका मतलब क्या होने वाला है कि या तो मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा या फिर मेरा वॉल्यूम कम होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल हुआ तो फिर क्या हो जाएगा राउल्स लॉ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ये सारी चीजें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की करते रहो, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखते रहो, हो जाएगा सर। एग्जांपल्स आपको लिखवाए जा चुके हैं। फिर हमारी लाइफ में आया था एजियोट्रॉप्स। सर एजियोट्रॉप्स कौन सा है, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक बोला गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक को बोला गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स।
एक को बोला गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ्स, भैया देख लो यार, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ्स। एजियोट्रॉफ्स क्या थे? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स थे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स थे, और उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनको डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, उनको सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। पक्का उनका वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। उनका वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। तो आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद हम लोग आ गए थे, कल की क्लास में क्या करा था हम लोगों ने? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं बेटा? याद कर अपने आप से, किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, साइज पे, किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के किस चीज पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो डिपेंड करती है उसी को सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसी को क्या बोलना शुरू करते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सर चार टाइप की, एक हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला लिखूं तो सीधा सीधा डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा भाई साहब। आज मैंने बोला ना, आज मेरा चैप्टर फिनिश होगा और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का फिनिश होगा, मुझे पूरा भरोसा है, सब के सब पढ़ रहे। ठीक है, देखो सेकंड वन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया था। फिर क्या आया था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट KF इंटू M लिखा था। एंड फोर्थ वन फिर हमने क्या लिखा था? पाई इज इक्वल्स टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे अच्छा कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर था। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में एग्जैक्ट वैल्यू आती है, बाकी लोगों में क्या होता है? रिलेटिव वैल्यू आती है, चेंजेस देखे जाते हैं। अरे मैं बोलूं मेरे पास पहले 10 रुपए का चेंज आया, अगर मैं बोलूं मेरे पॉकेट में 10 रुपए का चेंज आया, तो तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा कि सर के शुरुआत में कितना है, बाद में कितना हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 ही रुपए हैं, तो तुम्हें सीधा सीधा पता होगा कि सर के पास 10 ही रुपए है यार, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सीधी सीधी बात ये पता होगी। यहां पे भी वही चीज है। ये तीनों क्या है सर? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सीधा सीधा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा होगा। पक्का? तो देख ले भाई, 15 मिनट में, अगले 15 मिनट में अब क्वेश्चन करके फिनिश करते इसको। तो भाई अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपको लगता है, तो आप प्लीज अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए। मुझे मत बताइए, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 2020 का क्वेश्चन है सर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलते हैं। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हो, चलो भाई कोई बात नहीं, कर लेते। क्या निकालना है? डिप्रेशन निकालना है, डेल्टा TF निकालना है भाई साहब। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। KF की वैल्यू दी हुई है 5.12 और M की वैल्यू कितनी दी जा रही है? M की वैल्यू 0.078। बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर दोगे 0.078 कितना आ जाएगा? अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 के आसपास आ जाएगा। बाकी मैं कैलकुलेट भी करके एग्जैक्ट आंसर भी बता देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें इस बात का ना रहे कि सर आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया। 5.12 0.078 0.4 आंसर होगा। 0.4 का सोचो, एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पिछली क्लास में बोला, हर एक टाइम बोलता हूं कि यार तुम हमारी टेंशन मत लो, हम तुम्हें अब दिखा देंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। 2020 का क्वेश्चन कल 2021 का किया था, अभी सर 2022 का क्वेश्चन तो एकदम हलवा पूछ रखा है। तो ट्राई करो सर, क्वेश्चंस करोगे तभी सीखोगे। 2017 का क्वेश्चन देखो, कितनी कहानी बनाई गई है कि मोलालिटी को डबल कर देंगे। सर मोलालिटी डबल हो जाएगी तो KF की वैल्यू क्या होगी? सर मोलालिटी डबल होगी। अब देखो सामने वाले को क्या लगता है, अरे सर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। तो सर मोलालिटी अगर डबल करोगे तो KF की वैल्यू डबल होगी या हाफ कर दोगे। भैया एक मिनट ध्यान से सुनना, KF किस पे डिपेंड करता है? KF को सॉल्यूट से फर्क पड़ता है क्या? ध्यान से सोचना, कल का लेक्चर एक बार देखो ध्यान से, नोट्स पलट के देखना। KF किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो भैया तू मोलालिटी चेंज कर चाहे ना कर, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक बार KF की वैल्यू फिक्स हो गई तो वो फिक्स रहेगी। आप सॉल्यूशन में चीनी डालो, नमक डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पानी का KF फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, बेंजीन का KF फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? अनचेंज। फिर किसने बोला सर ये वाला देखो ना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। सर ये भी क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो। कितने से? सर अगेन सर वही सेम चीज, डेल्टा
क्वेश्चंस देखो कैसे रिपीट होते, इसलिए बोलते हैं ना सर क्रैश कोर्स से रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, टू द पॉइंट पढ़ाई करो सर, सीधा 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 फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करो, एकदम तगड़ा सर आंसर देंगे। सर कैसे होगा, ये रहा केएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ निकालना है, केएफ की वैल्यू कितनी दी है 5.12। सर W2 कितना है 1 ग्राम, उसका मोलर मास नहीं पता। सर इसका मोलर मास कितना, अच्छा दिया है मोलर मास 250 दिया है, सॉरी मोलर मास कितना दिया है 250 दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 250 दिया है, 1000 अपॉन किसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है सर 51.2 ग्राम, 51.2 ग्राम। देखना इसको सीधा सीधा लिख दूं 10 टाइम्स, सर ये कितना हो गया 4 टाइम्स, 4/10। सर नीट का फेवरेट आंसर है 0.4, देख लो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 केल्विन। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीजें चल रही हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो विद इन सेकंड करिए, नहीं याद है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से देखो अपने पास, सर ये देखो कौन सी चीज विद द फॉलोइंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर्स और कोलोइड्स विद ग्रेटेस्ट प्रिसीजन, किसको बता सकते हो, याद करो कल ही हमने पढ़ा था। सबसे बेस्ट वन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रखा है भाई साहब, अगर आप कुछ भी करोगे वो फटाफट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा। सर सीधा सीधा वैल्यूज क्या होंगी, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होंगी, चेंज होंगी, श्योर हो तो ये देख लो। अब देखो किसने बोला, सर क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज राउल्ट्स लॉ। सर राउल्ट्स लॉ कब फॉलो करते हो आप, जब आप आइडियल सॉल्यूशन होते हो, और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स न ज्यादा होगा न कम होगा, इक्वल होता है। तो सर जो लोग, अच्छा कुछ लोग सर क्वेश्चन करने का टाइम दिया करो, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, जो लोग कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं नहीं आते हैं सिस्टम में, अभी जब नए नए जैसे कुछ बच्चे मैं देख रहा था कमेंट में, किसी की पहली क्लास ही यही हो जाती है, तो भैया उन लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग बहुत मतलब ठीक है अब चौथा चैप्टर चल रहा है, तो जो लोग शुरू से लगे हुए हैं ठीक है उनको पता है कि सर का अपना तरीका क्या है। आपको जब भी क्वेश्चन डिस्प्ले हो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट कर लो, सोच लो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कैसे करोगे, और उसको सोच के फिर अपना आंसर टिक कर लो, फिर वीडियो अनपॉज करके मेरी कहानी सुन लो कि सर कैसे आंसर दे रहे। क्योंकि मैं कल देख रहा था एक दो बच्चे का कुछ वो था कि हाँ सर हम नए आए हैं तो सर क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऐसे कुछ करके था। तो जो भी नए आए हैं थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना, जो पुराने हैं उनको तो अब आदत लग गई है, पता चल गया है ये आदमी जो है ना क्वेश्चन बहुत कराता है यार, ठीक है, ये इंसान क्वेश्चन पे बहुत फोकस रखता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कितनी लंबी कहानी दे दी। अब तुम सोचोगे सर ये कैसे करेंगे, सोचो पहले पढ़ लो इसको, पहले पढ़ लो। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट अलग अलग लिक्विड का दिया है, पी क्यू आर एस का सबका दिया है। बोला यूरिया को सब में डाल दो, किसमें मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ किसमें ज्यादा होगा। सर डेल्टा टीएफ किसमें ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ क्या होता है केएफ इंटू एम, यही होता है ना भाई। एम की वैल्यू फिक्स्ड है सबके लिए, एम की वैल्यू कितनी है 0.1, तो भैया डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा होगा, जिसका केएफ ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा। भाई साहब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होगा, केएफ की वैल्यू दी है, सबसे ज्यादा केएफ किसका है सर, सबसे ज्यादा केएफ किसका है, सबसे ज्यादा केएफ किसका है, एस का है। सर केएफ की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो, पक्का, कुछ मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवीजन नहीं, बस सीधा सीधा आंसर। तो यही है सर रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। ये देखो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर सर प्योर सॉल्वेंट एक्स का है, प्योर सॉल्वेंट एक्स का डिक्रीज टू कितना 0.6 फ्रॉम कितना 0.80 ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वाई। भाई साहब वाई को ऐड कर रहे हैं तो एक्स का प्रेशर कम हो गया। P1 नॉट कितना दिया हुआ है, P1 नॉट कितना दिया हुआ है सर, P1 नॉट कितना दिया है, सॉल्वेंट का प्रेशर 0.8 atm। सर P1 सॉल्वेंट का प्रेशर सॉल्यूशन में कितना दिया है 0.6। सर फॉर्मूला क्या बोलता है सर, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है कौन Y, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, निकाल दो ना भाई। 0.8 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 0.8 क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ये कितना हो गया मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 इज 0.25, 1/4 इज 0.25, आंसर क्या आ जाएगा B, आंसर क्या आ जाएगा B, करते रहो, आंसर क्या आ जाएगा B, उठा उठा के पुट करते रहो, हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का, डन। तो चलो भाई ये क्वेश्चंस अपने पास, अब ये अपने पास सारे के सारे रिवीजन हो गए, हमारे सारे के सारे रिवीजन और क्वेश्चंस कर लिए। सर देख लो 20 से 22 मिनट लिया लेकिन हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया।
तो अब रिवीजन कंप्लीट है, रिवीजन कंप्लीट है, रिवीजन फॉर्मूला भी कर लिया, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस भी कर लिया। अब आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत सुंदर सा टॉपिक है, बस दिमाग ओपन रखना, हमेशा अपने ऊपर फोकस रखना, पक्का ही सब कुछ, सबसे शानदार टॉपिक्स में से एक है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक ही चीज चाहिए कि भैया अगर पढ़ रहे हो तो मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद रहे, सो दैट कि आपका डेविएशन आए। मैं एक बुक पढ़ रहा था अभी, इकिगाई करके एक बुक है, बहुत उसमें एक लिखा हुआ है कि फ्लो मेंटेन करना। आपको सर किसी का मोटिवेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो बच्चा जैसे पढ़ने का जब फ्लो होना, उसको ब्रेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब समझने का टाइम चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ट्राई करना है मैक्सिमम टाइम उस टाइम पे पढ़ लिया जाए, क्योंकि पढ़ने का भी एक फ्लो होता है। आप किस टाइम पे बैठोगे, एकदम 10 घंटे बैठ जाओ, नहीं पढ़ाई होगी। किस दिन बैठोगे 2 घंटे पढ़ोगे ना, 10 घंटे के बराबर पढ़ाई हो जाती है। तो उस फ्लो को बस उस दिन बहुत तगड़ा यूटिलाइज करना। सिमिलरली इस टॉपिक के साथ भी यही है सर, इस फ्लो को ध्यान रखना, और चांस मतलब आराम से, अगर लगता है कि मुझे कुछ डेविएशन है तो पहले आराम से उसको निपटा लो, तब जाके ये टॉपिक पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये टॉपिक सर आज का सबसे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ये सब कुछ रिवाइज करके खत्म करा देगा आपकी लाइफ का, पक्का। चलो भाई, अब मैं शुरू करता हूं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनना। वेंट ऑफ, ये कहानी आई कहां से? एक्चुअली दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। कोई भी मैटर देखोगे ना, तो कोई भी मैटर दो टाइप का होता है। मैटर दो टाइप का होता है, कैसे? एक को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में सर क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये एसोसिएशन या फिर और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। इनको फर्क नहीं पड़ता, ये ना डिसोसिएट करेंगे ना एसोसिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब ग्लूकोज हो गया, ये क्या है, ये पानी में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो इनके आयंस नहीं बनेंगे। यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनका एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होता। इनका हमेशा अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं हम लोग इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनके केस में हमेशा क्या होगा, 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन क्या होगा, हमेशा 100%। मतलब अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी ली जाएगी, इनके केस में कितनी ली जाएगी, 1। अब अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता है, अब समझाता हूं, पहले सुनो कहानी। पहले क्या बोला जा रहा है, पहले ये बोला जा रहा है कि सर आप ना सीधी सी बात करो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जिनका कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ क्या दिक्कत है, ये भाई साहब ना बात नहीं मानते। ये क्या करते हैं, ये अंडरगो, इनके साथ क्या हो रहा होता है, ये करते हैं डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन करना शुरू करते हैं। ये अंडरगो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्वेंट। या तो डिसोसिएट करेंगे या फिर एसोसिएट करेंगे। मतलब इनके केस में अल्फा की वैल्यू अपने, सॉरी अल्फा यहां पे 1 क्यों लिखा मैंने, इनके केस में अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लिखनी है, सॉरी मैं एक्चुअली नॉन इलेक्ट्रोलाइट से समझाना चाह रहा था। इसके केस में वेंट ऑफ फैक्टर लिखना था मुझे। वेंट ऑफ फैक्टर इसके केस में कितना होता है, 1 होता है। अल्फा की वैल्यू लिख दिया मैंने। अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होती है, 1 तक होती है। ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है या फिर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या, ध्यान से सुनना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 1 मोल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 मोल अंडरगोइंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन और क्या हो जाए, एसोसिएशन।
जो बंदे सर डिसोसिएट एक मोल में से जितना जाए, अल्फा की वैल्यू जो भी दी है 0.4 दिया, अल्फा याद ना परसेंटेज मत ले लेना, अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके 1 तक। अगर वो परसेंटेज में दिया है, मान लो 20% दिया है, ध्यान से देखना अपने पास अल्फा जो होता है ना, अगर कहीं लिखा है 20% तो सर इसको फटाफट अल्फा जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 20 बाई क्या कर देना 100 कर देना, ये कितना हो जाएगा 0.2। अल्फा फ्रैक्शन में कितना हो गया 0.2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मान लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ध्यान से देखना, अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसका मतलब ध्यान से देखो क्या बता रहा है कि सर मान लो कोई चीज डिसोसिएट हो रही है, अगर कोई चीज डिसोसिएट हो रही है, ध्यान से देखना अपने पास, अगर मैं बोलता हूं कि A2 है, क्या बना रहा है 2A, अगर इसके एक मोल हैं तो सर इसमें से एक मोल में से कितना चला जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कितना दिया गया है, ये इसका एक मोल से, इसके एक मोल से इसका कितना बनेगा 2 मोल्स, तो अल्फा जाएगा तो कितना बनेगा 2 अल्फा। तो सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे और टाइम इज इक्वल्स टू टी पे, सर इसको क्या ले लूंगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा 0.2, यहां कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.2। तो अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है ये देख लो। अच्छा सर अल्फा जैसे ही आया ना मेरे पास आजादी होती है, अल्फा जैसे ही आया मेरे पास आजादी है, देख लो ध्यान से, अल्फा जैसे ही आया ना, अब देख लो अगर t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर एक मोल है तो उसमें से कितना कम किया अल्फा, एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है अल्फा, एक मोल में से डिसोसिएट हो रहा है अल्फा, अगर 5 मोल होंगे तो कितना डिसोसिएट होगा 5 अल्फा, क्योंकि सर एक पेन का प्राइस अगर 10 रुपए है तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 10, यही होगा ना। अगर एक मोल में से अल्फा जाता है, याद करो अल्फा क्या है, अल्फा क्या होता है, एक मोल में से कितने लोग उसके क्या हो रहे हैं डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। तो एक मोल से 0.2, अब मैं कहीं लिख दूं कि सर इसके ना 5 मोल हैं, तो 5 मोल हैं तो ये कितना हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद सर ये 5 माइनस 5 अल्फा लिख सकता हूं और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 5 अल्फा हो जाएगा। कैसे लिखा सर, ऑब्वियस है ना भाई, अल्फा एक मोल के लिए होता है तो 5 मोल के लिए कितना हो जाएगा 5 टाइम्स अल्फा। पक्का एक मोल से क्या, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिख दिया जाए कि सर B3 है, ये 3B जा रहा है, इसके टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसके C मोल्स हैं, इसका C T इज इक्वल्स टू T पे कितना हो जाएगा C माइनस C अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 3C अल्फा। पक्का ये 3 टाइम्स क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके एक मोल से कितने बन रहे हैं 3 मोल, तो इसके 3 C अल्फा से कितने बनेंगे 3 टाइम्स। पक्का सर देख लो अपने पास ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखो, किसने बोला सर ऐसा उल्टा कर ले, तो सर यहां ध्यान देना एसोसिएशन हो रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे अगर इसके n मोल्स हैं, ये शुरुआत में 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू टी पे कुछ टाइम के बाद, ये देखना ध्यान से n माइनस क्या लिख दूं n अल्फा, क्योंकि एक मोल से कितना जाता है अल्फा, n मोल से कितना जाएगा n अल्फा, लेकिन सर यहां 2 मोल से कितना बनता है 1, तो यहां n अल्फा मोल से कितना बनेगा n अल्फा बाई 2, क्या बनेगा n अल्फा बाई 2, क्यों, क्योंकि सर 2 मोल से हाफ बन जाता है ना, 2 मोल से 1 बन जाता है, तो 2 मोल से 1 बनेगा तो n अल्फा मोल से कितना बनेगा n अल्फा बाई 2। सर देखो ना अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप जितने चाहो उतने कर लो। सर अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है B3 है, वो क्या बना रहा है 3B बना रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, इसका क्या हो रहा है C, ये कितना हो गया C, सर उल्टा लिखना, B3 से 3B है ना, उल्टा एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। देखो एक डिसोसिएशन का केस होता है, एक एसोसिएशन का केस होता है। 3B है, 3B से क्या बन रहा है B3, 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मोल कितना है C, ये कितना हो गया 0, टाइम इज इक्वल्स टू T पे सर ये कितना हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू T C पे C माइनस C अल्फा, यहां 3C अल्फा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये C अल्फा कैसे पता चला, सर C अल्फा क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज बताई गई है, अल्फा जो होता है 1 मोल का होता है, 3 मोल से नहीं होता सर, यहां पे ये 3 से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या है 1 मोल से अल्फा जाऊंगा तो C मोल से कितना जाऊंगा C अल्फा। अब यहां के बाद ये बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा 3, क्योंकि 3 मोल से क्या बन रहा है 1, तो 3 अल्फा C अल्फा से कितना बन जाएगा C अल्फा बाई 3 बन जाएगा।
ये वाला पोर्शन अल्फा डिसाइड कर रहा है, ये वाला पोर्शन स्टोइचियोमेट्री डिसाइड कर रही है। जिन लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट का स्टोइचियोमेट्री नहीं किया है भाई, एक बार जाकर रिवाइज करो कि सर ये कैसे हो रहा है। ये देख लो, अल्फा अल्फा परसेंटेज में यूज नहीं करना है, अल्फा फ्रैक्शन में लेना है, अल्फा फ्रैक्शन में लेना है। अल्फा फ्रैक्शन में क्या होता है, तो अल्फा परसेंटेज डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अल्फा क्या हो जाता है ये। सर मैंने क्या बोला, मैं कहानी कहां से स्टार्ट करी, वेंटर फैक्टर की मैंने स्टार्ट करी। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको कोई मतलब नहीं, वो गए सॉल्यूशन में, कोई डिसोसिएशन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उनके केस में वेंटर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होगा, वेंटर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा के ऊपर। कैसे करेगा वो भी देखेंगे, ध्यान से देखना अपने पास। ये मेरे पास कहानी आ गई। अब सर दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स भी, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स भी, दो टाइप के, ये देख लो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के। एक इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 1। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करोगे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करोगे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करोगे, तो उनके केस में अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेगी, 0 से लेकर 1 तक। पक्का। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, उसको पूछना नहीं पड़ता, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट 0 से लेकर 1 तक। तुम बोलो सर कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, उसकी टेंशन मत लो। एग्जाम हॉल में लिखा होता है कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब स्ट्रॉन्ग, सर लिखा होगा डिसोसिएशन मतलब वीक होगा। अगर जहां लिखा है कंप्लीट डिसोसिएशन या लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा मान लोगे कि हाँ भाई ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, देखो वेंटर फैक्टर कैसे निकालते हैं। वेंटर फैक्टर है क्या, वेंटर फैक्टर क्या है, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं। वेंटर फैक्टर के मेजर 2 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम खूब सारा यूज करने वाले। वेंटर फैक्टर होता क्या है, ध्यान से देखना। वेंटर फैक्टर आई का फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या बोलता है कि सर 2 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। वेंटर फैक्टर अपने पास 2 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हो जाता है, अगर मैं बात करूं वेंटर फैक्टर में, तो क्या हो रहा होता है, एक हो जाता है ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे आ गया, इसका बताता हूं रीजन, इसका रीजन ही बताता हूं। ये देखो, दूसरा वेंटर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये 2 फॉर्मूले अल्फा के हम लोग आई के सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज करने वाले फॉर्मूले में से एक होंगे। तुम बोलो सर ये क्या है, सर एक बात बताता हूं तुम्हें, एक सिंपल चीज बताता हूं। अब क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन बताता हूं। मान लो तुमने ये फॉर्मूला लिख के रख लिया अपने पास, ठीक है, इसको रख लो अपने पास, ये फॉर्मूला अभी थोड़ा देर समझते हैं। मान लो कोई बंदा आया, उसने NaCl को पकड़ा, बोला सर NaCl की मोलालिटी दी है, NaCl की मोलालिटी कितनी दी है, 0.1 दिया है। सर एक काम करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में KF कितना दिया है, KF की वैल्यू होती है पानी के अंदर 0.52 और KB की वैल्यू पानी के अंदर देखेंगे वाटर के लिए तो उल्टा लिख दिया। KB की वैल्यू, एक मिनट, KB की वैल्यू वाटर के केस में क्या हो जाएगी, 0.52। ये रटना नहीं है तुम्हें, बस पता होना चाहिए। KF की वैल्यू वाटर के केस में देखोगे तो कितना हो गया, 1.86। सर किसने बोला, एक काम कीजिए, आप ना कैलकुलेट करके लाइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल के लाइए और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ध्यान से देखना, क्यों अपने पास वेंटर फैक्टर आता है, इसका रीजन पता चल जाएगा। तुम गए तो मैंने जैसे ही बोला कि भाई ये काम करो, सर सब कुछ दिया है NaCl का, मोलालिटी दी है, KB दिया है, KF दिया है, मुझे फटाफट डेल्टा TB का बताओगे, डेल्टा TB कितना होगा। डेल्टा TB क्या लिखोगे, KB इंटू M, कैलकुलेट करोगे। सर देखिए ना, बहुत सिंपल सा है, KB क्या हो जाएगा 0.52 इंटू कितना हो गया 0.1। सर क्या ही आंसर आया, इतना आ गया, जो भी आया।
सर डेल्टा टी एफ, अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, के एफ इंटू एम 1.86 इंटू 0.1। तुम कैलकुलेट करके आए, तुमने बोला सर सबसे आसान चीज है, क्या ही इसमें दिक्कत है। कैलकुलेट करके आए, पता चला कैलकुलेट करके आए वो वैल्यू गलत आ गई। अब तुम्हारा दिमाग घूमना शुरू, कैसे गलत आ गया भाई? अरे सर आपको दिक्कत ये नहीं है कि आपने फॉर्मूला गलत लगाया, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो इसका डेल्टा टी भी आएगा ना, जो इसका डेल्टा टी भी आ रहा होगा, वो डेल्टा टी भी क्या होगा अपने पास, ये देखना डेल्टा टी बी, अगर मैं निकाल एक्सपेरिमेंटल बात करूं तो डेल्टा टी बी जो होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स जितना आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका 2 टाइम्स। डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, जितना आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, उसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ निकाल लो। अब सर डिफरेंस आ गया, तुमने बोला सर मैंने तो सब कुछ फॉर्मूला बेस किया था, कल ही आपने फॉर्मूला सिखाया है कि डेल्टा टीबी कैसे निकालना है, के बी इंटू एम, तुम कैलकुलेट करके आए, यहां देख रहे हैं सर डबल आ रहा है, ये कैसे, ये डबल क्यों हो गया भाई साहब, मैंने सर सारा फॉर्मूला सही पुट किया है, ये डबल क्यों हो रहा है? इसका रीजन बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या, NaCl जो है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। NaCl याद करो, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद करो, ध्यान सुनना, याद करना, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तुम जो कैलकुलेट कर रहे हो, तुम क्या मान रहे हो कि NaCl एक पार्टिकल है, NaCl एक पार्टिकल है, उसकी वैल्यू Kb इंटू क्या कर दी तुमने, m कर दी। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि NaCl अगर सॉल्वेंट में जाता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, वो एक पार्टिकल से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 पार्टिकल्स में। एक पार्टिकल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पार्टिकल्स में, Na प्लस Cl माइनस में, वो 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पार्टिकल्स में। तो सर ये क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस 2 पार्टिकल्स में जब कन्वर्जन होगा, ये 2 पार्टिकल्स में कन्वर्जन होगा, जैसे ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हुए, जो आप वैल्यू सोच रहे थे उसका जस्ट डबल आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेटेड आपका और एक्सपेरिमेंटल गलत क्यों आया, इसका रीजन है कैलकुलेशन करते टाइम आपने NaCl को 1 माना है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट देखोगे तो डबल आएगा, बिकॉज NaCl इज नॉट 1 पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, NaCl बिहेव्स एज 2 पार्टिकल, Na प्लस Cl माइनस। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या आता है, वेंटर फैक्टर। वेंटर फैक्टर देखो, ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कैलकुलेटेड करके देखो, इसका वेंटर फैक्टर कितना आ जाएगा, वेंटर फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे सर, देख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1। तो सर वेंटर फैक्टर कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस आया, एंड दैट्स व्हाई वेंटर फैक्टर ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया। इससे पहले टेंशन नहीं थी, यूरिया में, ग्लूकोज में, सुक्रोज में, इन सब में टेंशन नहीं थी, क्योंकि वहां कोई डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं था। कल तक जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे वहां टेंशन थी नहीं, लेकिन आज से अपनी लाइफ में दिक्कत आ गई। आज से दिक्कत क्या आ गई कि आज से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके आएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स जहां आएंगे वहां पे आएगा वेंटर फैक्टर। वेंटर फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपकी लाइफ में 2 फॉर्मूलाज हैं, ऑब्जर्व्ड अपॉन क्वालिटेटिव, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड जो आप कल तक कैलकुलेट कर रहे थे, ऑब्जर्व्ड मतलब ये, किसने बोला सर एक काम करते हैं ना, फिर फॉर्मूला ही चेंज कर लेते हैं। यस सर, मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप फॉर्मूलाज, ये देख लो अपने पास। अब देखो, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, या मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज, ये देख लो अपने पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लिया जाए क्या होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कल तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, सर सब कुछ वही है, कल तक जो पढ़ा है वही सेम चीज हम लोग यूज करने वाले हैं। P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। सर डेल्टा TB इज नथिंग, KB इंटू क्या हो जाएगा, M। डेल्टा TF इज नथिंग, क्या हो जाएगा, KF इंटू क्या हो जाएगा, M। पाई इज नथिंग, क्या हो जाएगा, CRT। पाई क्या हो जाएगा, CRT। यही होगा। किसने बोला सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आज से एक नई चीज ऐड कर देंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सर फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाएगी। क्यों, क्योंकि सर जितनी प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू डबल, ट्रिपल, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं। डेल्टा P ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। इसको मैं डायरेक्टली Chi2 नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा, I टाइम्स।
आई क्या है, वेंटर फैक्टर। सर को भी फॉर्मूला लोगे, डेल्टा टी बी लोगे, सर आई टाइम्स के बी इंटू क्या हो जाएगा एम। डेल्टा टी एफ लोगे, आई टाइम्स के एफ इंटू क्या ले लोगे एम। क्यों आई टाइम्स, सर राइट में ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि भैया लेफ्ट में क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन है ही नहीं। इसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना भाई, तो इसकी वैल्यू डबल होगी, ट्रिपल होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसा कुछ होगा। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला सर मॉडिफिकेशन के बाद देख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आज से अलग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आज से अलग कर देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको आई का फॉर्मूला लगाओ चाहे ना लगाओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई कितना है, वेंटर फैक्टर कितना है, 1 है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो टेंशन है ही नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू 1 पुट कर देना, हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स में सर ये फॉर्मूलाज पुट करते हैं, निकालते रहो। श्योर हो सर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो सर एक काम करते हैं, सिंपल सा 2 केस लेते हैं। एक बार डिसोसिएशन का केस ले लेते हैं, एक बार डिसोसिएशन का केस लेते हैं और एक बार एसोसिएशन का केस लेते हैं। मैं डिराइव कर देता हूं, लेकिन आपको सीधा सीधा वो फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई चीज डिसोसिएट कर रही है तो उसका वेंटर फैक्टर और अल्फा का रिलेशन क्या होता है, ये देख लेना अपने पास। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, एन ए बन रहा है। एक पार्टिकल टूट के कितने बना रहा है, एन पार्टिकल्स बना रहा है। और अपोजिट लिख दूं, एन पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं, सर ये बना रहे हैं। पक्का देखना ध्यान से, अगर इसके सी मोल्स हैं शुरुआत में, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद सी माइनस क्या लिखूंगा, सी अल्फा, ये क्या हो जाएगा, एन सी अल्फा। यहां पे देखना टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, अगर इसके सी मोल्स हैं, सी टाइम इज इक्वल्स टू टी पे, सर ये सी माइनस सी अल्फा ही होगा, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइंड है। ये दोनों साइड सेम होगा, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू सी अल्फा बाई एन कर देंगे। क्यों, क्योंकि एन मोल से कितना बन रहा है, 1, तो सी अल्फा से कितना बनेगा, सी अल्फा बाई एन। सर टाइम इज इक्वल्स टू टी पे ये हो जाएगा। अब मुझे बताना व्हाट इज आई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल। सर सी कॉमन कर दें, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, वाई की वैल्यू। सर अगर डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। लेकिन अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में सी माइनस सी अल्फा बाई एन डिवाइड बाई सी, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अल्फा बाई एन। आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सर 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा। सर ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया और ये एसोसिएशन का। आपको डेरिवेशन नहीं याद करनी। आपको कोई भी पार्टिकल पूछे, अगर आपको कोई भी पार्टिकल पूछता है, कोई भी चीज पूछता है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। मान लो A2B3 करके फॉर्मूला लिखा हुआ है, A2B3 मतलब ये टूटेगा, कितने पार्टिकल्स देगा, ए के 2 बी के 3, टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। पहली बार कर रहे हो, सीधा सीधा आई और अल्फा का रिलेशन लिख सकते हो। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 4 अल्फा। सर अगर मान लो ऐसे कुछ भी दिया है, A3B4 दिया है, कुछ नहीं, डरना नहीं है, कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 7, तो इसका आई क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 अल्फा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 6 अल्फा। तो ये अपने पास आई की वैल्यू हो गई। कहीं पे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 4a किस में कन्वर्ट हो रहा है, A4 में, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 इंटू अल्फा। जो भी आएगा ये अपने पास 1 माइनस 3 अल्फा बाई 4 आ जाए, वो अलग कहानी। यहां n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। किसी का डिसोसिएशन करोगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसी को क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन। एसोसिएशन कितने पार्टिकल्स कर रहे हैं उनको देख लो, पक्का। तो ये अपने पास n की वैल्यू, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कोई दिक्कत नहीं, ये देख लो। अब मैं सीधा सीधा देख रहा हूं, डिसोसिएशन होगा तो सर डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होगी। सीधी सी बात है, पक्का। आई क्या है, वेंटर फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें वो टूट रहा है। एसोसिएशन के केस में सर इसी की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आ गई, सर आई की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी।
पक्का 1+1/n -1 इंटू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। करते रहो डिसोसिएशन एसोसिएशन। अब मुझे किसने बोल दिया कि सर डिसोसिएशन ऐसे हो रहा है, एसोसिएशन ऐसे हो रहा है। अगर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो सर आई की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 1+n-1, अल्फा की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा n, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पे बात करेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करेंगे तो सीधा सीधा आई की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1+1/n -1 इंटू 1, आई की वैल्यू सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 1/n। तो बस सीधा सीधा ये सब चीजें अटेम्प्ट करते रहो। बाकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो अल्फा होता ही होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो एग्जाम हॉल में दिया होगा, करते रहो। एग्जाम हॉल में कुछ भी दिया हो अपने पास अटेम्प्ट करते रहो। इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होते हैं, 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वेंट फैक्टर, इसके सिर्फ 2 ही वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, 2 ही वैरायटी के। पता है कौन कौन से होंगे, मैं दिखा भी देता हूं, बता भी देता हूं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इसके सिर्फ 2 ही टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या आते हैं, तो सर केस 1, मैं ये भी लिख देता हूं, केस 1 में क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी होगी। मैं अब तुम्हें पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी। सर देखो आप ना केसेस बना के रख लो, आपको पता चल जाएगा कब कौन सी चीज निकालनी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन है तो यहां से क्या निकालना है, आई निकालना है, और आई अगर नहीं पूछ रहा तो अल्फा पूछेगा, अल्फा निकाल दो। सिर्फ 2 ही चीजें गिवन होंगी, एक चीज गिवन होगी, 2 चीजें निकाल दो। क्यों, क्योंकि आई दिया है तो आई के बाद फिर क्या निकाल दोगे, अल्फा निकाल दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पता है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से क्या निकाल दो, आई, और आई से फिर क्या रिलेट कर दो, अल्फा रिलेट कर दो, आई से फिर क्या रिलेट कर दो, अल्फा रिलेट कर दो। केस 2 देखना, केस 2 देखना अपने पास, केस 2 क्या हो रहा होगा, अपने पास अल्फा गिवन होगा, हो सकता है अल्फा गिवन हो, तो अल्फा से क्या निकालना हो, आई निकालना हो, और फिर अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू निकालनी हो। बस यही 2 वैरायटी के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं एग्जाम हॉल में, यही 2 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। या तो ये दिया होगा तो फॉर्मूले से आई निकालो, फिर आई से अल्फा निकालो, या फिर अल्फा दिया होगा फिर आई निकालो, फिर क्या निकालो, ये निकाल दो। तो अब सर देखो अपने पास, अब तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूं, अब तुम्हें क्वेश्चंस दिखा रहा होता हूं, चलो अब तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, 2016 का क्वेश्चन है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सर ये दिया हुआ, इसका आई फैक्टर कितना होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हो जाती है, आई की वैल्यू कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, ये टूटेगा तो कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, बेरियम +2, और प्लस किस में टूट जाएगा 2OH-, तो कितने आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सर यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये 2021 का क्वेश्चन है, 2020, ये वाला क्वेश्चन तो चलो ये तो अभी नहीं करना है, ये अभी नहीं करना है। ये देखो, ये देखो सर कौन सा है जिसके डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या है 1+n-1 इंटू अल्फा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं डिसोसिएशन में ज्यादा होते हैं, तो वैल्यू क्या होगी डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में मैं बोल सकता हूं, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि सर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। आई कितना था 1+1/n -1 इंटू क्या था अल्फा था। तो ये चीजें कर लो पक्का। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन श्योर हो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन केस में ग्रेटर देन 1 और उसमें क्या हो जाएगा लेस देन 1। सर क्वेश्चंस निकालते जाओ। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस में कितने पार्टिकल्स होंगे, इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा 5।
क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के 2 पार्टिकल्स होंगे, सल्फेट के 3 होंगे, टोटल कितना है वेंटर फैक्टर 5। अब बाकी लोगों का कैलकुलेट कर लो, इसका वेंटर फैक्टर निकालोगे K2 का कितना हो जाएगा, K2 और सल्फेट कितना हो जाएगा 3। इसके केस में आई की वैल्यू कितना होगा, एल्यूमिनियम अलग नाइट्रेट अलग, सर ये कितना हो जाएगा 4। सर इसके केस में वेंटर फैक्टर निकालने जाओगे, सर याद करो आपने अब इतना पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, स्क्वायर ब्रैकेट का कंपाउंड पूरा डिसोसिएट नहीं करता है, स्क्वायर ब्रैकेट कंपाउंड पूरा डिसोसिएट नहीं करता। 3 पोटेशियम और ये एक कंपाउंड कितना हो गया 4। आई की वैल्यू यहां निकालोगे 4 और 5 हो जाएगा। तो सर किसकी वैल्यू मैच कर रही है, इससे वैल्यू मैच कर रही है, इससे क्या हो रहा है वैल्यू मैच कर रही है, निकालते रहो। ये फिर से क्वेश्चन है, रुक जाओ यार क्या हो गया इस क्वेश्चन को, बार बार क्यों आ रहा है यार ये, इसको मैं सबसे लास्ट में लेके जाना चाह रहा था। हाँ चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, केसीएल सॉल्यूशन दिया है, केसीएल सॉल्यूशन के बगल में लिखा हुआ है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ केसीएल। अगर कहीं लिखा हुआ है केसीएल कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तो केसीएल के केस में वेंटर फैक्टर क्या निकाल दो 2। क्यों? क्योंकि K प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। वेंटर फैक्टर जैसे ही आया तुम्हें क्या निकालना है, डिप्रेशन या एलिवेशन, अपने पास बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो डेल्टा टीबी निकालना है, के बी इंटू क्या फॉर्मूला था, आई इंटू के बी इंटू क्या हो जाएगा एम। आई की वैल्यू कितनी है 2, के बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.52, मोलालिटी की वैल्यू कितनी है 1। सर ये कितना आ जाएगा 1.04 आ जाएगा। सर बॉइलिंग पॉइंट, न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, पहले का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो जाएगा 100 प्लस 101.04, तो 101.04 क्या आंसर आना शुरू हो जाएगा सेकंड वन, क्या आंसर आना शुरू हो जाएगा सेकंड वन। क्यों लिखा आई की वैल्यू 2 डायरेक्टली, यहां अल्फा नहीं लिखा, रीजन अल्फा की जरूरत ही नहीं है, उसने लिखा है कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन कर दो भाई साहब। ये देख लो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर, फिर से लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का, इसमें केएफ की वैल्यू दी होगी, यहां पे गलती से छूट गया है, केएफ की वैल्यू वाटर की दी जाएगी 1.86। ये देख लो सर NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, अगर NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, अगर NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो सर उस केस में NaCl के केस में अगर NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो I की वैल्यू क्या हो जाती है 2, और उस केस में डेल्टा अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है ना, तो डेल्टा TF जो होगा, डेल्टा TF जो हो रहा होगा वो देखो क्या होगा, तो डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे, डेल्टा टीएफ इज नथिंग, आप कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं सर आई इंटू के एफ इंटू एम, आई की वैल्यू कितनी है 2, के एफ की वैल्यू कितनी है भाई साहब, के एफ की वैल्यू 1.86, एम की वैल्यू कितनी है ये भी 1 है, तो कितना हो गया 3.72। लेकिन कल भी बोला था 3.72 डायरेक्ट मत पुट कर देना, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट आपको पूछा जा रहा है, नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम कर दिया जाएगा, कितना सर 0.372 से, कितने से होगा 3.72 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि सर ये डिक्रीज करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन, आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन, आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन। फिर से देख लो अपने पास, सर मोलालिटी तीनों की चारों की सेम दी हुई है, बोल रहा है डेल्टा टीएफ की वैल्यू कब ज्यादा होगी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, सर ये सारे के सारे सॉल्ट दिख रहे हैं, मोलालिटी सेम है, मोलालिटी सेम है, केएफ सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड करेगा, वेंटर फैक्टर पे। वेंटर फैक्टर केसीएल का वेंटर फैक्टर, सर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कितने पार्टिकल्स में टूटेगा 2, इसका वेंटर फैक्टर कितना हो जाएगा 5, इसका वेंटर फैक्टर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सर सबसे ज्यादा किसका होगा, डिप्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, क्योंकि इस केस में डेल्टा टीएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, डेल्टा टीएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये भाई तू यार पीछे चला जा यार, रुक जाओ। अब जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रुक जाओ मैं सारे क्वेश्चंस ना एक थोड़ा सा ये वाले टॉपिक्स अभी एक कहाँ गया, चलो अब यहाँ पे है अपने पास ना, एक मिनट,
चलो ठीक है, अब थोड़ा अरेंज हो गया ना, गलती से शायद ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन पीडीएफ में करते करते। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना, वेंटर फैक्टर दिया हुआ है, वेंटर फैक्टर दिया है। एक बात बताओ, ये इसका क्या होगा, डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, बेरियम +2 और नाइट्रेट 2, तो कितना हो जाएगा, इसके n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या सीधा सीधा i की वैल्यू लिखूं तो ये क्या लिखूंगा, 1 + 3 - 1 इंटू अल्फा लिख दूं, i की वैल्यू क्या हो गई 1 + 2 अल्फा। क्या दिया हुआ है, वेंटर फैक्टर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, देखो वेंटर फैक्टर कितना दिया है 2.74, 2.74 1 + 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 1.74 = 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालोगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 87, अल्फा 0.87, अल्फा परसेंटेज में कितना होगा सर 87% हो जाएगा, अल्फा परसेंटेज में कितना होगा 87%। कैसे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो वेंटर फैक्टर निकालते रहो। आपको बोले सर आपको 3 कैसे पता चल रहा है, अरे भाई बेरियम अलग टूटेगा, नाइट्रेट को मत तोड़ देना अलग अलग, नाइट्रेट नाइट्रेट रहेगा अपने पास ना, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है सर, 5 ग्राम डिजोल्व कर रहे हैं, 42 ग्राम कितना होगा सर, क्या दिया है देखना, कौन सा क्वेश्चन है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, ध्यान देखना, जो 2 केस बताए उसी के ऊपर वो क्वेश्चन आएंगे। डेल्टा टीएफ कितना दिया है 3.72, सर डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू केएफ इंटू एम होता है क्या, सर यहां से आई निकाल दो, आई की वैल्यू 3.72, सर आई की वैल्यू नहीं पता, केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, एम की वैल्यू कितनी होती है W2/m2 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाता है W1, वैल्यूज पुट करना शुरू करो, 3.72 = I इंटू 1.86 इंटू क्या हो जाएगा W2 कितना है 5 ग्राम है, मोलर मास Na2SO4 का निकालना पड़ेगा क्या, अरे यार Na2SO4 का 23 × 2 कितना हो गया 46, सल्फर का 32 और ये कितना हो गया 64, 6 4 12 हो गया और 4 3 7 7 6 4 13 13 का मतलब 142, ये कितना हो गया 142 इंटू 1000 अपॉन ये वैल्यू कितनी है 45, ये देख लो अपने पास, इसको कितना 2 टाइम्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 145 इंटू 142 ये कितना हो गया 9 टाइम्स, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई कितना कर दूं 1000 कर दूं, तो यही वेंटर फैक्टर आएगा 142 इंटू 18, 142 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000, यही आंसर आ रहा होगा, देख लो 142 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 1000 2.56, 2.6 के आसपास आएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.6 के आसपास, तो ये आंसर आ जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में क्या गिवन था, आपको एग्जाम हॉल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन थी, याद करो 2 ही केस हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिवन है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिवन है तो वेंटर फैक्टर की वैल्यू डालो निकालते रहो, वेंटर फैक्टर की वैल्यू डालो निकालते रहो, यही क्वेश्चंस मिल सकते हैं सर, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। फिर से दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू दी है, देखो अपने उस क्वेश्चन में अल्फा कितना दिया है 20%, 20% को फटाफट कितना लिख दूं 20/100, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.2। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीएफ चाहिए, और डेल्टा टीएफ क्या लिखूंगा आई इंटू केएफ इंटू एम लिखूंगा। अब आई कहां से आए, तो आई और अल्फा का रिलेशन मुझे पता है, एसिड है, एसिड कितने पार्टिकल्स में टूटेगा 2, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 - 1 इंटू अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, और 1 प्लस 0.2 कितना हो गया 1.2, तो डेल्टा टी एफ 1.2, के एफ की वैल्यू वाटर की कितनी होती है 1.86, मोलालिटी कितनी होती है 0.2, सर ये डेल्टा टी एफ आ गया, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेशन करके वो कितनी आएगी, तो वो भी देख लो कितना हो रहा है 1.86 इंटू कितना हो जाएगा 0.24, कितना आ रहा होगा 0.45, ये कितना आ जाएगा 0.45। न्यू बॉइलिंग न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कल ही हमने पढ़ा है, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 में से 0.45 कम कर दो -0.45 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस, यही होगा शायद, पक्का। तो करते रहो अपने पास चीजें, जैसे ये क्वेश्चन दिया बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चंस आ गए ना तो आपको बहुत ज्यादा अपने को पता चल रहा हो। क्या पूछ रहा है कि सर सॉल्वेंट है, कोई बेंजीन है, फिनॉल है, फिनॉल सॉल्वेंट में डाल रहे, डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमराइजेशन मतलब 2 लोग मिलके एक बना रहे, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना है, सर डेल्टा टीएफ दिया हुआ है,
डेल्टा टीएफ दिया हुआ है कितना 7, डेल्टा टीएफ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, डेल्टा टीएफ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वेंट ऑफ फैक्टर निकाल दो, वेंट तुम्हें दो ही केस बताया ना, फटाफट कॉपी पलट के देखो। डेल्टा टीएफ गिवन है, पहले वेंट ऑफ फैक्टर आएगा फिर अल्फा आएगा। वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा 7 अपॉन केएफ इंटू क्या आ जाएगा m, 7 अपॉन 14 इंटू m कितना है, तो m की वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72.5। फिनॉल का कितना होता है, फिनॉल इज C6H5OH, तो ये कितना हो गया 78 प्लस 16 कितना हो जाएगा 494, ये 94 हो गया, यही होगा शायद। और ये 1000 अपॉन 1 kg है तो 1000 ही हो जाएगा। तो ये क्या 7, ये 2 हो गया, और 94 अपॉन 2 टाइम्स 72.5, ये क्या आ गया वेंट फैक्टर। ये क्या आ गया वेंट फैक्टर। वेंट फैक्टर यहाँ से जैसे ही आएगा डाइमराइजेशन का केस सॉल्व कर लो, वेंट फैक्टर जैसे ही आएगा डाइमराइजेशन का केस सॉल्व कर लो। डाइमराइजेशन का केस क्या हो जाएगा 94 डिवाइड बाई सर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 72.5, 0.65, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.65। अब वेंट फैक्टर आ गया, याद करो डाइमराइजेशन के केस में क्या होता था, आई की वैल्यू, डाइमराइजेशन का मतलब दो पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे होंगे अल्फा, तो आई की वैल्यू कितनी है 0.65। सर 1 प्लस, या 1 प्लस ना लिख के इसको क्या कर दे माइनस अल्फा बाई 2 लिख दूं, तो अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.65 कितना आ गया 0.35। अल्फा कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू निकालोगे 0.70, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है 70%, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है 70%। मान लो ये फिनॉल है, फिनॉल अगर अपने पास 2 है तो इसका कितना बन रहा होगा सर, ये फिनॉल का डाइमराइजेशन मतलब दो फिनॉल के मिलके दो फिनॉल के मॉलिक्यूल मिलके कितना बना रहे होंगे, हाफ बना रहे होंगे। दो मॉलिक्यूल से कितना बन रहा होगा 1, 70 से कितना बन जाएगा 35, 70 से कितना बन जाएगा 35। ध्यान से देखना, ये अल्फा डाइमराइजेशन है, अगर ये है 0 0 तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.7/2, कितना डाइमराइज्ड फॉर्म में है 0.35, मतलब कितना परसेंट डाइमराइज्ड फॉर्म में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अच्छे क्वेश्चंस की ये थोड़ा टाइम दो, उसको सीखो, उससे कैसे निकालोगे, तो सर कितना डाइमराइज्ड फॉर्म में है, कितने डाइमराइज्ड फॉर्म में है, तो सर पहले तो ये देख लो, एक मोल में से कितना गया 0.70, यहां से कितना बन जाएगा 0.35, तो वो 35% क्या है डाइमराइज्ड फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने को करनी है, यही क्वेश्चंस होंगे, इसी के अलावा बाकी इधर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जैसे फिर से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस आपको अल्फा निकालना है। कब निकाल पाओगे, जब डेल्टा टीएफ से क्या निकाल दो, आई निकाल दो। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डेल्टा टीएफ कितना है, डेल्टा टीएफ कितना है 0.74। कैसे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 होता है, माइनस 0.74 दिखा रहा है। आई की वैल्यू नहीं पता, के एफ की वैल्यू क्या हो गई 1.86, W2 सर 20 अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन कितना आ गया 500, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.74 इंटू 5 डिवाइड बाई 3.72, कितना हो जाएगा 3.72। तो ये मेरा आई आ जाएगा, और आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो रहा होगा 0.74 इंटू 5 डिवाइड बाई 3.72, सर ये करूंगा 0.9946 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.9946 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ गया, एक टाइप से बोल सकते हैं। तो सर आई की वैल्यू ये आ गई, ये क्या हो रहा होगा डिसोसिएट कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस बाइनरी है, बाइनरी मतलब दो ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये क्या होगा अल्फा। आई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आई माइनस 1, बहुत छोटा सा हो जाएगा, बहुत छोटा सा आ जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो गया ये 1 के आसपास ही हो गया, तो कितना आ जाएगा 0%, कितना हो जाएगा 0%, आई माइनस 1 मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया 0, तो ये 0% आ जाएगा। तो निकालते रहो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस करते रहो, यही है वेंट फैक्टर। देखना भाई वेंट फैक्टर के जितने क्वेश्चंस किए ना, अभी पूरा टाइम लेके इसको सॉल्व करो, 2 बार 3 बार करो, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, टाइम लेगा, आप एक बार में इसको नहीं समझ सकते, थोड़ा टाइम देंगे तो हो जाएगा, थोड़ा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा पक्का। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर,
हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कैसा लिखेंगे? पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी लिख दूं? सर सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो पाई किस पे डिपेंड करेगा? आई पे। सर इसका आई कितना हो जाएगा? आई कितना होगा इसका? 2। इसका आई कितना होगा अपने पास? 1। इसका आई कितना हो जाएगा अपने पास? 3। और इसका आई कितना हो जाएगा अपने को? 1। पक्का? तो सर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वन। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वन। किसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? सेकंड वन का। श्योर हो? सर कोई भी चीज, अब यहां पे दो चीजें आती हैं, जैसे अब कोई ये क्वेश्चन रट नहीं सकते आप। देखो दो चीजें हैं, अगर किसी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये ऑर्गेनिक में आता है, मैं बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर उसको पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, अगर उसको पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? ये ना डिसोसिएशन करता है। ये क्या करता है? डिसोसिएट करता है। ये क्या करता है? डिसोसिएशन करता है। लेकिन यही कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर नॉन पोलर में डाल दोगे, अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, तो सर इस केस में ये पता है क्या करता है? ये डाइमराइजेशन करता है। ये डाइमराइजेशन करता है, बस ये ध्यान रखना। ये क्या करता है? डाइमराइजेशन करता है। तो बस ये ध्यान रखो, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ऐसे आंसर आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, बिकॉज उसमें डाइमराइजेशन होती है। अब यहां पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट क्या वेट कर रहा है आपके लिए, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास मतलब सर कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, एक सिंपल चीज ध्यान रखना। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये ध्यान रखो। क्या कि सर एक बात बताओ, अगर आप जाते हो, आप किसी सॉल्यूशन में जाओगे, तो आपका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा? ये जितना कुछ आज पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे हो। वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो डिसोसिएशन करेंगे या फिर एसोसिएशन करेंगे। वो क्या करेंगे? डिसोसिएशन करेंगे या फिर क्या कर रहे होंगे? एसोसिएशन करेंगे। जितना भी कुछ पढ़ रहे हो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में, अगर आप डिसोसिएट करोगे तो आपका मोलर मास क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आप रहे ही नहीं ना, आप टूट गए, 2 पार्ट में 3 पार्ट में टूट गए, तो आपका मोलर मास क्या हो जाएगा? कम। और अगर आप एसोसिएट कर गए तो आपका मोलर मास क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक्चुअली वेंटर फैक्टर को निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि आपका मोलर मास नॉर्मल, या फिर हम बोल देते हैं फॉर्मूला मोलर मास, नॉर्मल या फिर फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल अपॉन फॉर्मूला मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, सर एबनॉर्मल मोलर मास सीधा सीधा यहां से वेंटर फैक्टर निकाल सकते हैं। अब तुम बोले सर कैसे? अरे भाई एक बात बता, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? आई की वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 1 होती है। आई की वैल्यू ग्रेटर मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, डिसोसिएशन का नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास अगर लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। तो सर ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास, सर पानी के अंदर, एबनॉर्मल का मतलब सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। सर डिसोसिएशन के केस में देखो ना, पहले ज्यादा मास था, जैसे ही सॉल्यूशन में गया एबनॉर्मल, उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एबनॉर्मल मतलब सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? मास उसका कम हो जाएगा। अगर एसोसिएशन का बात करेंगे, अगर मैं एसोसिएशन की बात करूंगा, एसोसिएशन की बात करूंगा, तो यहां पे आई क्या होगा? लेस देन 1। और आई अगर लेस देन 1 है तो सर ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, और इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। सर ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल लेस देन एबनॉर्मल। एसोसिएशन में क्या हो जाता है? आप ना मॉलिक्यूल्स के साथ इकट्ठा बैठ जाते हो, तो ऑब्वियस है आप एसोसिएट करोगे तो आपका सॉल्यूशन में जाके मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन में जाके मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन में जाके मास क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिसोसिएशन, ये एसोसिएशन। आज सुबह से हम लोग कर क्या रहे हैं? एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सारी कहानी है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात ही नहीं कर रहे, सबकी सब बात किसी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की। पक्का? डिसोसिएशन और किसकी? एसोसिएशन। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है,
ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास मतलब सर ये क्या है, सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो ये क्या हो गया एबनॉर्मल, ये ऑब्जर्व्ड है। और ये क्या हो गया कैलकुलेटेड मतलब उसका नॉर्मल। भाई जिंदगी में जैसे कि निकालते थे, क्या हो जाएगा सर बताओगे अपने पास क्या हो रहा होगा? अगर मैं बात करूं अगर मॉलिक्यूलर मास की तो क्या हो रहा होगा, कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कैसे निकालेंगे? वेंटर फैक्टर क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल कितना है 164, ये कितना है 65.6, सर ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2.5 टाइम्स। अप्रोक्सीमेटली करके देखोगे तो 2.5 टाइम्स ही आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि 65, मैं चेक भी कर लेता हूं भाई, ठीक है। 164 डिवाइड बाई 65.6 2.5 ही आएगा। अब कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला भाई साहब जिंदगी में बहुत पहले से आप फॉर्मूला 9th क्लास से लिखते आ रहे हो। इसका आई और अल्फा का क्या रिलेशन होगा? आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा लिख दूं तो सर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। अब आई की वैल्यू कितनी दी है 2.5, 1 प्लस 2 अल्फा। सर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 डिवाइड बाई 2 0.75, या फिर परसेंटेज में बात करें कितना हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 75%। बस ऐसे कर लो। अब नॉर्मल अपॉन नॉर्मल, तो सर ये सारा का सारा वेंटर फैक्टर सारा का सारा जो आज पढ़ रहे वो सारा का सारा यही है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप सिंपल सी एक दो चीजें देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। सामने वाला डिसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तीन चीजें, या तो इलेक्ट्रोलाइट होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन करेगा या फिर एसोसिएशन करेगा। डिसोसिएशन करेगा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, एसोसिएशन करेगा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू याद रखो। आई की वैल्यू क्या करी आज हम लोगों ने, जो चीजें डिराइव कर ली हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, ये किसके केस में है देख ले भाई, सारा फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं। ये किसके केस में है इलेक्ट्रोलाइट के केस में। I इज इक्वल्स टू n, ये किसके केस में है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्यों, क्योंकि सर ये डिसोसिएशन का केस है। ये क्या है डिसोसिएशन का केस है। किसने बोला सर एसोसिएशन में बताओ, एसोसिएशन में भी आई और अल्फा का रिलेशन आप 2 सेकंड में लिख सकते हो। आई इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। ये वाली वैल्यू किसके लिए है, ये वाली वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये वाली वैल्यू किसके लिए है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और आई की वैल्यू 1 बाई एन हो जाएगी जब कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का। सर आई और अल्फा का रिलेशन बस ये ध्यान रखो, बाकी बीच की डेरिवेशन में गोली मारो। सर फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद रखो कि सर इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आई टाइम्स Chi2। सर डेल्टा टीबी इज आई टाइम्स KB इंटू एम। सर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई टाइम्स KF इंटू एम। और सर पाई इज इक्वल्स टू आई टाइम्स CRT, आई टाइम्स CRT। बस ये ध्यान रखो अपने पास। तो ये डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट करते रहो। आज यही कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे। आई की वैल्यू 3 तरीके से निकाल सकते, आई की वैल्यू 3 तरीके से निकाल सकते। देखना आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। देखो सारे फॉर्मूले एक लाइन में लिख रहा हूं, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बिफोर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बिफोर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन या फिर बिफोर एसोसिएशन। सर आई की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो दूसरा फॉर्मूला क्या था कि सर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही होगा शायद, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। आई का एक और फॉर्मूला अभी लास्ट में बताया कि आई को और तरीके से निकाल सकते हैं। कब सर, जब क्या हो जाए नॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाए एबनॉर्मल मोलर मास आ जाए। नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय क्या आ जाए एबनॉर्मल मोलर मास आ जाए। तो सर ये देख लो अपने पास एबनॉर्मल मोलर मास आ जाए तो उस केस में निकाल दो। यही तो सारे फॉर्मूलाज हैं, यही तो सारे फॉर्मूलाज हमें करने थे, ये देख लो। तो देखो भाई अब ये सारे फॉर्मूलाज कर चुके, यही फॉर्मूलाज सुबह से कर रहे, आज हम यही कर रहे हैं ना। बस
हाँ, किसी को हो सकता है भाई अल्फा पहली बार टकराया हो, ऐसे आप 12th तक आ चुके हो तो अल्फा आपके पास बहुत बार आया होगा, लेकिन अगर किसी को पहली बार टकराया है तो भाई थोड़ा सा टाइम दो कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चंस करो, आज का डीपीपी सॉल्व करो, आज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, देखो उसमें कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, ये नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे, ये सारी चीजें अपने पास करना शुरू कर दो, ये सारी चीजें अपने पास करना शुरू कर दो कि हाँ यार क्वेश्चंस देख रहा हूं मैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अब देखो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 का, एक्चुअली ये कल डिस्कस नहीं हो पाया था तो इसलिए मैं आज डिस्कस कर देता हूं। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, सबको कितना अमाउंट रखा है, सेम अमाउंट रखा है, सेम पानी में रखा है, सबका देखोगे सबके केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का बोल रहा है रेशियो बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो, तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन क्या लेते हैं वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा आर इनटू टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यही होगा ना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अच्छा सर बोले सर आप आई से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, आई से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि ग्लूकोज का आई कितना होता है 1, यूरिया का आई कितना होगा 1, सुक्रोज का आई कितना होगा 1, इनका वेंटा फैक्टर क्या होगा 1 होगा, बस हो गया। अब वेंटा फैक्टर मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वेंटा फैक्टर मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी W2/m2 इंटू 1000 अपॉन V इंटू आर इंटू टी, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब सर बोलोगे सर सबका मास सेम है, यस सर, सबका वॉल्यूम सेम है, सबके लिए आर सेम है, सबके लिए टेम्परेचर सेम है, सबके लिए 1000 सेम है, तो सर यहां पे चेंज क्या है, मोलर मास, यही तो है, यही तो होगा मोलर मास। सर एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना होता, कुछ न्यूमेरिकल्स आप दिमाग से भी कर सकते हो। पाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। देखो किसका मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है सर 180 ग्राम। सर यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम, और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास कम होगा, मतलब P2 सबसे ज्यादा, फिर P1 और फिर क्या आएगा P3 आएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1, P1 ग्रेटर देन P3, पक्का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे देख रहे होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ऐसे देखेंगे, पक्का सर हो जाएगा, श्योर हो। देख लो भाई सारा का सारा चैप्टर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर हमने 4 दिनों में, छोटा सा चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है, ऑलमोस्ट जो लोग इस साल 12th में उनको पता है। जो लोग भाई ये टॉपिक 11th वाले, भाई अगर तुम पढ़ रहे हो और तुमने 70-80% भी समझ लिया, 60% भी समझ लिया 11th वाला बच्चा, तो भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुमने शायद अल्फा पहली बार सुना हो। जो 12th वाले लोग हैं या जो 12th पास कर चुके हैं उनको अल्फा बार बार सुन चुके हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। बस फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आज डीपीपीज अपने को अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पे ये ट्राई करना है कि अच्छे कॉन्सेप्ट में टाइम देना है, अच्छे कॉन्सेप्ट पे टाइम देना है, अच्छे से टाइम दो, जितना हो सकता है इस चैप्टर के मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर जाइए, डीपीपीज अच्छे से कीजिए बार बार, क्योंकि ये डीपीपी बहुत प्यार से बनाई जा रही है आपके लिए। एग्जाम हॉल में उतने ही क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर करके चले जाइए, आप तब भी रेडी होंगे। बस फॉर्मूलाज सही टाइम पे सही जगह लगाना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है। अब आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप खासकर रिपीटर्स बैच में होते हैं या जो आप लोग, अगर इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज भाई एसिड बेसिस सॉल्ट हम 10th में पढ़ के आते हैं, वहां से पढ़ते हुए आते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो टेंशन नहीं लो, अगली क्लास में जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां पे सॉल्यूशन के सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 5 नहीं चलो 10 कर देता हूं। सॉल्यूशन के अगली क्लास में 10 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, और 10 क्वेश्चंस में से हम लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर कितना रेडी हुआ कितना नहीं हुआ, अगली क्लास में, आज नहीं। 10 क्वेश्चन का एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट रखता हूं अपनी क्लास में, ऑब्वियस उसके आंसर्स भी मैं ही बताऊंगा, लेकिन आप ऑनेस्टली बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगली क्लास में कि सर कितना सही कितना गलत। ये चैप्टर मेरी तरफ से अब आपके लिए फिनिश्ड है। अब आपके ऊपर है, प्रैक्टिस जितना करेंगे, सिर्फ 2 ही टाइप के केसेस हैं इसके अंदर, यही सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, इन्हीं सब चीजों को रिलेट करना है, इन्हीं के ऊपर वर्क करना है, पक्का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। सब लोग फटाफट, सर 4 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, 4 चैप्टर, दैट मीन्स मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन। सिलेबस सर भागा जा रहा है, अब ध्यान से देखो, अगर रिवीजन नहीं किया ना सिलेबस निकल जाएगा, एक टाइम आएगा जब इसमें बैकलॉग हो जाएगा। मैंने डे 1 पे बोला था कि बैकलॉग नहीं करना है। अगर आप बैकलॉग में देख रहे हो तो थोड़ा फास्ट निकालो, थोड़ा हो सकता है क्वेश्चंस कम लिखो, थ्योरी ज़्यादा समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ना कि लिखो उसको, पक्का, क्योंकि ये PDF आपके पास हमेशा रहने वाला है।
श्योर हो? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं, और सबको फोड़ फाड़ के एकदम पढ़ाई करनी है अपने को, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय।